लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी रज़ाउल्लाह निज़ामानी उर्फ खालिद सिंध में अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा मार दिया गया। खालिद भारत में कई बड़े आतंकी हमलों में शामिल था। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े रज़ाउल्लाह निज़ामानी उर्फ खालिद को सिंध प्रांत के बदरी क्षेत्र में अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा गोली मार दी गई। खालिद 2005 में बेंगलौर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर हुए आतंकी हमले और 2008 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले का मुख्य मास्टरमाइंड था। वह पहले नेपाल में लश्कर-ए-तैयबा की गतिविधियों का भी प्रमुख रह चुका है और कई फर्जी नामों जैसे विनोद कुमार, मोहम्मद सलीम और रज़ाउल्लाह नाम से गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। वह अबू अनीस का करीबी सहयोगी था और नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय पर हमले का मुख्य साजिशकर्ता भी था। इस हमले में 3 आतंकवादी मारे गए थे। 1 जून 2006 की सुबह लगभग 4 बजे 3 हैवीली आर्म्ड आतंकवादी एक सफ़ेद टाटा सुमो और एक मारुति वैन में सवार होकर नागपुर के आरएसएस मुख्यालय की ओर बढ़ते हैं। सुरक्षा गार्डों ने जब गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया तो आतंकियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी और मुख्यालय की ओर घुसपैठ करने का प्रयास किया। स्थानीय पुलिस और सुरक्षा गार्डों ने तेजी से जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान तीनों आतंकवादी मौके पर ही मारे गए। इस हमले में कोई भी आरएसएस कार्यकर्ता या आम नागरिक हताहत नहीं हुआ था। जांच एजेंसियों के अनुसार आतंकियों का उद्देश्य आरएसएस मुख्यालय में बड़े स्तर पर जनहानि करने का था। यह हमला एक आत्मघाती मिशन की तरह योजनाबद्ध था, लेकिन सुरक्षा बलों की सजगता के कारण योजना विफल रही। जांच में सामने आया कि इस हमले की साजिश लश्कर-ए-तैयबा ने रची थी। नेपाल स्थित लश्कर के मॉड्यूल के प्रमुख खालिद ने हमले की योजना बनाई थी। वह अबू अनस का करीबी था जो भारत में लश्कर की कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। नेपाल में 2000 के दशक की शुरुआत में लश्कर के मॉड्यूल का नेतृत्व करने वाला खालिद भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ, धन और हथियार की आपूर्ति और नई भर्ती जैसे कार्यों में सक्रिय था। भारत द्वारा मॉड्यूल का पर्दाफाश किए जाने के बाद वह पाकिस्तान लौट गया और वहां जमात-उद-दावा व लश्कर के वरिष्ठ नेताओं के साथ काम करने लगा। हालिया वर्षों में पाकिस्तान में कई शीर्ष आतंकवादी अज्ञात हमलावरों द्वारा मारे गए हैं। खास बात यह है कि इनमें से अधिकांश उन आतंकियों की सूची में शामिल थे जो भारत की सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर रही हैं। इन हत्याओं के बाद पाकिस्तान सरकार और मीडिया ने बार बार भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान में ना तो ये अज्ञात हमलावरों द्वारा की गई कोई पहली वारदात है और ना पाकिस्तान का रॉ पर इन मामलों पर आरोप लगाना ही कुछ नया है। अगर पिछली कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें तो अब्दुल रहमान मक्की, जो हाफिज सईद का करीबी और लश्कर-ए-तैयबा का वरिष्ठ नेता था, उसकी लाहौर में 18 फरवरी 2023 को अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पाक मीडिया ने इसे गोपनीय ऑपरेशन कहकर रॉ पर निशाना साधा था। इसी तरह पेशावर में 12 जुलाई 2023 को सज्जाद अफगानी के सहयोगी जैश ए मोहम्मद से जुड़े अबू हुरैरा को बाइक सवार हमलावरों ने गोलियां मारी और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। नवंबर 2022 में अलबदर के पूर्व कमांडर गुलाम हुसैन की रावलपिंडी के बाजार में भीड़ के बीचों बीच गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मुंबई हमलों से जुड़े लखवी के एक खास सहयोगी की भी इसी तरह से 26 मार्च 2024 को कराची में उसके घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इन सभी हत्याओं में एक समानता है, अज्ञात हमलावरों द्वारा टारगेटेड किलिंग, जिनका सीधा संबंध भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों से रहा है। पाकिस्तान सरकार अक्सर इन हमलों के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ बताती आई है। हालांकि भारत ने कभी इन आरोपों की पुष्टि नहीं की। विदेशी विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत अब पाकिस्तान को उसकी ज़मीन पर करारा जवाब दे रहा है। सोशल मीडिया पर यह बात काफ़ी चर्चा में रहती है कि भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। कई अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अब पाकिस्तान को उसी की रणनीति में बुरी तरह मात दे रहा है। हाल के वर्षों में आतंकवादी समूहों के भीतर बढ़ती असुरक्षा और विभाजन इसके संकेत हैं कि भारत की रणनीति कारगर साबित हो रही है। हालांकि भारत की ओर से इन घटनाओं पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जाती है, लेकिन जिस तरह से ये आतंकी मारे जा रहे हैं उससे पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां भी सकते में हैं।